हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तो जितने भी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट में जो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया जाता है वो क्वेश्चन जो रहता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। और आप लोग को जो है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही तैयार किया जाता है। तो आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो प्रैक्टिस सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर। और आप लोग को संभावित क्वेश्चन जो है आप लोग का क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो आप लोग जो है जितना क्वेश्चन कराया जाता है सारे क्वेश्चन को आप लोग को पूरा देखना है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कर है सजल नीरज सी कालकंती थी। तो यानी सरज नीरज सी कालकंती थी, इस पंक्ति में रेखांकित अंश में अलंकार हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा रेखांकित किया गया है, यानी सजल नीरज सी जो लिखा गया है इसको जो है रेखांकित किया गया है। इसमें आप लोग को बतलाना है अलंकार कौन सा है। तो इसमें आप लोग बताइएगा उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सी आप लोग को जैसे ही दिखाई देगा तो आप सभी लोग को ध्यान में आना चाहिए वो इसमें क्या है, तो उपमा अलंकार है। तो सी सा सी से सम ये सब रहे वर्ड, तो आप लोग को डायरेक्ट जो है उपमा अलंकार को पहचान करना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कौन से शब्द युग्म का अर्थ जो है असंगत नहीं है, संगत नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है कौन से शब्द युग का जो है अर्थ जो है संगत नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है इसमें कौन जो है असंगत है। तो इसमें आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है टुक टुक का देखिएगा, तो टुकड़ा फटा हुआ, तो टुक टुक जैसे संबंध है उसी प्रकार इधर भी संबंध होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाना है, सी बतलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखिएगा, कर है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छाटिए। तो आप लोगों को इसमें विशेषण शब्द छाटना है। तो देखिए गंभीर जो है ये एक विशेषण शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जनपद का मतलब आप लोग जानते हैं जिला होता है, और गंभीर का मतलब गहरा, ये सब आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गंभीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर है तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य है। तो आप सभी लोग बताइएगा तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य है। तो ये जो है आज्ञावाचक वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक जो है प्रश्नवाचक का क्या जो हो जाएगा, आप लोग को वाक्य क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा तुम क्या करते हो, ये जो हो जाएगा ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये जो है प्रश्नवाचक का एग्जाम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये भी आप लोग को याद रखना है, सी भी याद रखिएगा। और निषेधवाचक जो है ये हो जाएगा, इसका आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा। तो मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुप जुबान मत चलाओ वाक्य में चुप है। तो आप लोग को चुप बतलाना है, चुप क्या है, तो चुप जो है तिरस्कार बोधक है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चुप क्या है, तो चुप तिरस्कार बोधक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर और पॉइंट याद रखिएगा। देखिए वह हम पास हो गए, वाह कर रहा है, वह नहीं सॉरी, वाह हम पास हो गए। तो वाह हम पास हो गए में वाह क्या है, तो वाह जो है हर्षबोधक है। और कह रहा है अगला पॉइंट है अरे वह फेल हो गया, अरे वह फेल हो गया। तो अरे क्या है, तो अरे जो है आश्चर्यबोधक है। और यहाँ पर देखिएगा हा सब ठीक है। तो हा जो है ये क्या है, तो ये स्वीकार बोधक है। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो जितना मैं पॉइंट बतला रहा हूँ सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। अगला पॉइंट आइएगा, कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक नहीं है। तो अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग आयु देखिएगा, आयु जो है आयु का अनेकार्थिक शब्द नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कर है विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। तो क्या बताना आवश्यक नहीं होता है विशेषण पद का परिचय देते समय, तो ये क्रिया बतलाना जो है आवश्यक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है वह इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में अवयव पद है। तो अवयव पद क्या है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा इधर उधर जो है ये अवयव पद है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा कर है री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। तो जो री है, जो री लिखा गया है, ये री शब्द जो लिखा गया है, री स्वर जो लिखा गया है, री स्वर में जो है कौन मात्रा का प्रयोग आप लोगों को बतलाना है। तो इसमें मात्रा का प्रयोग क्या हुआ है, तो ये मातृभूमि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोदान, गोदान कब प्रकाशित हुआ। तो गोदान जो है, गोदान कब प्रकाशित होता है। तो गोदान तो आप सभी लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया गोदान है, और गोदान का पब्लिश कब होता है। तो 1936 ईस्वी में जो है इसका पब्लिश होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है इनमें से जो है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा लिखा है राग दरबारी जो है, राग दरबारी जो है ये किसका, तो ये लिखा था जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देखिएगा क्या लिखा था। तो फणी ईश्वरनाथ रेणु, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग को बी लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके असाधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी जो है उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो आप लोगों को बतलाना है बघेली बोली नहीं आती है, जबकि ब्रज बुंदेली और जो है कनौजी आती है, जबकि बघेली नहीं आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये किधर आती है, तो ये पूर्वी हिंदी वाले इलाका में आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा कर है हिंदी में से कौन सा जो है तालव्य है। तो इसमें जो है कौन सा तालव्य है, तो च देखिएगा, च का उच्चारण करिएगा तो ये तालव्य है, च तो ये तालव्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आइएगा शुद्ध खड़ी बोली जो है, शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं। तो ये जो है अमीर खुसरो के यहाँ प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अमीर खुसरो को आप लोग एक नाम याद रखिएगा, तोता ए हिंद भी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर एक कोश अलग लिखा है और ये कोश अलग लिखा है, तो दोनों में आप लोग स देखिएगा तो स जो है हेर फेर है, यानी अलग अलग लिखा गया है। तो ये कोश का अर्थ होता है खजाना और ये कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो जो आप लोग को शब्द दिखाई दे रहा है, ये शब्द जो है पहले में जो कोश दिखाई दे रहा है, जो दंती स वाला कोश है ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो है ये क्या है, तो ये खजाना है, और जबकि ये जो है ये जो है यानी कोश वाला ये जो कोश लिखा है ये जो है शब्द का संग्रह होता है इसका मतलब। तो ये दोनों पॉइंट में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों शब्द का अलग अलग उच्चारण होता है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है खग का अर्थ नहीं होता है। तो ख का अर्थ क्या नहीं होता है, तो ख का अर्थ तारा होता है, पक्षी होता है, बाण होता है, जबकि आकाश नहीं होता है। तो आकाश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर है जगती की मुख्य प्यास पंक्ति में अलंकार है। तो जगती के मुख्य प्यास इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आप लोग को वाक्य के कितने भेद याद रखना है। तो वाक्य जो है अर्थ के आधार पर आप लोग 8 वाक्य को याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हुए हैं, तो 8 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौरव का विलोम होगा। तो गौरव का उल्टा क्या होगा, तो गौरव का उल्टा होगा लाघव। तो लाघव इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गौरव मतलब होता है बड़ा और लाघव मतलब होता है छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है, तो वह क्या है, तो वह विधिवाचक वाक्य है। तो वह कैसा वाक्य है, तो उस वाक्य जो है विधिवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी या प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी का पैसा
मदारी का, खेल खिलाड़ी का पैसा, मदारी का लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ आप लोग देखिएगा तो हो जाएगा मेहनत किसी की और लाभ दूसरे का। तो मेहनत किसी की और लाभ दूसरे का, यहीं पर होता है खेल जो दिखाता है दूसरे को और जो है पैसा लेता है दूसरे को, यानी मदारी लेता है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घी के दिए कब जलते हैं? जब आनंद मंगल होना, आनंद जो है मंगल होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो संस्कृति भाषा के दृष्टि से आप लोग देखिएगा, यानी संस्कृत में जो है कौन से जो है ऑप्शन में जो लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट जो है वाक्य लिखा गया है, यानी जितना भी वर्ड लिखा गया है सारा जो है शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, विद्युत, परिषद और विद्वान और पृथक, ये सारे जो है संस्कृत के भाषा में जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा शब्द में आप लोग देखिएगा तो विसर्ग संधि है। यह प्लस जो है यश प्लस दा, यश प्लस दा में यशोदा हो जाएगा और इसमें जो है विसर्ग संधि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, कह रहा है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया। तो आप लोग को याद रखना है अवधी भाषा में जो है पद्मावत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? उस समय देखे थे, इससे जो है 2-4 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा था कि कौन जो है पश्चिमी हिंदी का बोली नहीं है। अभी दिया है कौन जो है पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है। तो ये ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी का बोली था, आप सभी लोग देखे थे वहाँ पर। तो बघेली वहाँ पर राइट वहाँ पर पूछा गया था, तो वहाँ पर जो है बघेली हो जाता था वहाँ पर आंसर। बट लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? यहाँ पर ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी का बोली जाने वाली भाषा है और ये बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी का बोली है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दामिनी जो है ये पंडित का पर्यायवाची नहीं है। कोविद, बुद्ध और प्राज्ञ जो है ये जो है पंडित का पर्यायवाची शब्द है। दामिनी जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो बिजली का, तड़ित का और विद्युत का, ये सब जो है पर्यायवाची होता है किसका? दामिनी का या बिजली का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़के ने नरेश को मारा। तो लड़के ने नरेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं। तो लड़के क्या है? तो लड़के जो है एक वचन है। तो लड़के ने जो है रमेश को मारा, तो लड़के एक लड़का होगा। तो लड़का ने क्या हुआ? तो रमेश को मारा, यानी इस में जो है वाक्य में लड़के जो है ये एक वचन है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। तो सफल का विलोम नहीं है, तो सफल का असफल विलोम हो जाएगा, विफल विलोम हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, यानी इस सभी हो जाएगा। लेकिन जो है कुफल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कुफल नहीं हो जाएगा सफल का विलोम। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है त्यागता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहेंगे? तो परित्यागता कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे विधवा कहते हैं। वो जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो तो उसे कहेंगे अवीरा कहेंगे। और जो स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती है उसे क्या करेंगे? तो परिकिया कहेंगे। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो अब यहाँ से जो है आप लोग का गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। तो गद्यांश आप लोग लाइन बाई लाइन पढ़िएगा। गद्यांश जितने आप लोग आराम से पढ़िएगा, यानी ये कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम सुस्त होकर पढ़िएगा। आप लोग को जो है स्पीड में ही पढ़ना है, लेकिन पूरा जो है कॉन्सेंट्रेट बना के पढ़ना है, यानी पूरा ध्यान लगा कर पढ़ना है वाक्य को। क्योंकि ये यही गद्यांश में आप लोग को जो है इसको जो 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन सारा का ही में आप लोग को आंसर मिलता है। तो इसीलिए गद्यांश को आप लोग को जो है पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो पूरा गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का आप पढ़िएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो कह रहा है भोजपत्र की अधिकतर पुस्तकें कहाँ से मिलती है? तो आप लोग ये वाक्य को पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कश्मीर से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसी गद्यांश से आप लोग को याद क्वेश्चन बतलाना है। कह रहा है भोजपत्र पर लिखी सबसे पुरानी संस्कृत पुस्तक है, तो वो जो है ये संयुक्त गमन है सूत्र, संयुक्त गमन सूत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है भोजपत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हिमालय प्रदेश से संबंधित है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है भोजपत्र का नामकरण किस वृक्ष के आधार पर हुआ, तो ये जो है भोज्र वृक्ष के आधार पर हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृत ग्रंथ जो है धम्मपद कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये खोतान से प्राप्त हुआ है, तो खोतान से ये प्राप्त हुआ है। तो टोटल हम लोगों ने क्वेश्चन टोटल 37 क्वेश्चन देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क रहेगा, तो आप लोग को जो है इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। कर इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा तो आप सभी लोग बतलाइएगा, ये तो ठीक लग गया है, बट आप लोग को जो है इसका राइट आंसर आप लोग को क्या करना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा से कमेंट करके सभी लोग को बतलाना है, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।